कांग्रेस जब जब आई इन्होंने रसमलाई खाई, इन्होंने खर्ची और पर्ची पर नौकरियां दिलाई, इन्होंने दलितों का उत्पीड़न करके अपनी सरकार चलाई। ये कैसे करेंगे कांग्रेस हरियाणा की भलाई? ये कभी नहीं करेंगे। ये आएंगे तो जैसे असंध के कांग्रेस के नेता ने कहा, मैं पहले अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का घर भरूंगा। एक बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ। की बेटी हूँ, मैंने नौकरियों के लिए धक्के खाए, ना मेरी किसी नेता के साथ जान पहचान थी, ना मेरा कोई घर में पैसे का जुगाड़ था, ना मेरी कोई इतने बड़े लोगों के साथ बैठने उठने की कोई जान पहचान, ना मेरा परिवार का चाचे ताऊ भोले बाड़े। लेकिन मैं अपनी विधवा माँ को उठा करके उन नेताओं के दरवाजे पे गई और वो अभिमान, वो जो आलोचना, वो जो मैंने गालियां, वो जो उनका व्यवहार, वो मेरे हृदय के अंदर है। आज मैं घरोंडा में एक बात कह के जाती हूँ, मेरी एक किताब लिखूंगी और उसके अंदर लिखूंगी कि हमारे इतिहास में नेताओं का कैसा कैसा व्यवहार रहा है, वो मैंने अपने। ये तस्वीरें घरोंडा हलके के ऊंचा समाना की आप देख पा रहे हैं, जहां पर हरविंदर कल्याण जो विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, वो इस समय पहुंचे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे और बड़ा कार्यक्रम जो है आज गांव ऊंचा समाना में किया गया है। इस फिलहाल ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, घरोंडा हलके के विधायक हरविंदर कल्याण, उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। वहां यहां पर पहुंचे हैं, उनका जोरदार स्वागत यहां पर गांव वासियों की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए गांव ऊंचा समाना की तस्वीरें, जहां पर पहुंचे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आप देख सकते हैं सांसद अनुराग ठाकुर का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है गांव ऊंचा समाना में। आपको बता दें कि घरोंडा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर हरविंदर कल्याण विधायक हैं और दोबारा से फिर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना टिकट दिया है और अपना प्रत्याशी बनाया है। देख सकते हैं कि लगातार यहां पर स्टार प्रचारक आ रहे हैं और खुद हरविंदर कल्याण यहां पर गांव-गांव जाकर प्रचार करते हुए नजर आते हैं। आज पहुंचे हैं गांव ऊंचा समाना में केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, और उनका जोरदार स्वागत यहां पर गांव वासियों की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से वो आज यहां पर पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाने पर रखते हैं और उनके खिलाफ जो है जो भी निशाने हैं वो साधते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने हरियाणा में हुड्डा सरकार, जो हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, उन पर भी काफ़ी निशाने साधे हैं, क्योंकि कल भी वो करनाल जिले में उनके विभिन्न कार्यक्रम थे और आज यहाँ पर वो पहुँचे हैं और जोरदार स्वागत गाँव वासियों की तरफ से उनका किया गया है। फिलहाल हरविंदर कल्याण भी उनके साथ हैं और हरविंदर कल्याण को मजबूती देने के लिए वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हरविंदर कल्याण जिस तरह से 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अपना विश्वास जताया है और यहाँ पर निश्चित तौर पर अनुराग ठाकुर द्वारा जो कहा जाएगा उससे इस क्षेत्र के लोगों पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। 2 बार से घरोंडा हल्के की आवाज को हरियाणा की विधानसभा में बुलंद कर रहे हैं और घरोंडा हल्के की हर समस्या के बारे में आप बड़े ही सहज तरीके से हर किसी समस्या को, हर किसी बात को सुनते हो और हमेशा आपने हर किसी समस्या का समाधान किया है। और आप घरोंडा हल्के में 2 बार नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आप घरोंडा हल्के की आवाज बनके तीसरी बार भी विधानसभा में गूंजोगे और ऊंचा समाना आपको इतनी वोटें देके भेजेगा
उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और मुझे ड्राइंग दिखाई। ड्राइंग भी कुछ आदमियों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई हमें कट नहीं मिला। आप गुमराह ना होए भाई, एक बात सुन लो, हरविंदर कल्याण भाई ने अगर ये कहा है और ड्राइंग दिखाई है तो एक बात याद रखना कि आपको कट भी मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, क्योंकि ये एक जनप्रिय नेता है। इनको विकास पुरुष का जो नाम दिया गया है ना, वो ऐसे ही नहीं दिया गया। इनकी सोच बहुत बड़ी है। ये आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। ये आपकी आवाज को हरियाणा ही नहीं, हर जगह पे ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरे हलके का गांव, चाहे वो छोटा गांव है चाहे कोई वो बड़ा गांव है, मैं हर किसी गांव की समस्या को हरिंदर कल्याण अपनी समस्या समझ के उसके समाधान के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं। ये मेरे चाचे ताऊ, मेरी चाची ताई, मेरे छोटे बहन भाई, मैं हरियाणा प्रदेश की बेटी हूँ। मेरे को ये लगता है कि नाम लेने से ज्यादा अगर चाचे ताऊ कह के पुकारा जाए, चाची ताई कह के पुकारा जाए तो उसमें सब कुछ आ जाता है। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। ये घरोंडा हल्का, जहां तक मेरी जानकारी रही है और मैंने भी घूम करके देखा है, ये बड़ा लंबा हल्का है और आज अपने हल्के को सुशोभित करने के लिए, हमारे हल्के का हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच में ऐसे व्यक्तित्व आ रहे हैं जिसका मैं नाम बड़े गर्व के साथ लेती हूं कि मैं खुद भी खिलाड़ी हूं और वो खुद भी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं और भारत सरकार में बहुत बड़े बड़े पदों पे मंत्री रहे और अनुशासन के बड़े प्रिय नेता माननीय अनुराग ठाकुर जी कुछ ही पलों में हमारे बीच के अंदर होंगे। मैं चाहूंगी एक बारी जोरदार तालियां उस महान शख्सियत के लिए। सिर्फ राजनीति में ही नहीं है, उन्होंने खेल में भी अपना नाम रोशन किया है और जब भी मैं उनकी दिनचर्या को देखती हूँ, उनका जीवन का अनुशासन हो, सुबह उनकी प्रैक्टिस का टाइम हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें अनुराग जी अग्रणीय नहीं है। मैं ऐसे नेता को सलाम करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ अपनी हरियाणा की इस पावन धरा पर। मुझे बड़ा फक्र भी हो रहा है क्योंकि अनुराग जी पहाड़ी इलाके से आते हैं और उसी इलाके को मैंने भी अपने कदमों से नापने का प्रयास किया है। मैं उस खेल की खिलाड़ी हूँ जहाँ पर मेरी माए बैठी है, मेरी चाची ताई बैठी है। वो एक बात कहती हैं कि बोली जिंदगी पहाड़ जैसी हो रही है, जिंदगी के अंदर बहुत सारी चुनौतियां हैं और वही जीवन मैंने अपने जीवन के अंदर उन पर्वतों पर, मैं ये कहूंगी मैंने उनको जीता तो नहीं है लेकिन मैंने उनको नतमस्तक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस हिमालय की चोटियों पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। आज मेरा घरोंडा में आने का मकसद एक ही है। देखिए हमारे सामने कैसे मेरे पिता 12 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, एक पिता जन्म देता है और हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पिता जैसा आशीर्वाद देते हैं, हौसला देते हैं, ताकत देते हैं। विपरीत चुनौतियों में आपको वो शब्द कहते हैं कि अनिता बेटा उठ और चल आगे बढ़, हम आपके पीछे खड़े हैं। हमारे घरोंडा के विधायक, भावी मंत्री, मेरे पिता तुल्य इंसान हरविंदर कल्याण जी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और मैं तो ये कहती हूँ 90 की 90 विधानसभाओं में आप एक बारी नजर दौड़ा करके देख लीजिए और सभी पार्टियों के नेता उठा करके देख लीजिए, मैं सबसे पहला नंबर हरविंदर कल्याण जी को देती हूँ। इतनी बढ़िया शख्सियत मैंने देखने को नहीं मिली है। जब समाज के अंदर जाते हैं सिर्फ सुख सुख में नहीं जाते हैं, दुख में सबसे पहले पहुंचने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे पता है बहुत बड़ा हल्का है, 106 गांव आते हैं लगभग, मेरी जहां तक नॉलेज है, जिसमें शहर भी आता है। हर सुख दुख के अंदर हर घर में पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक घर में एक व्यक्ति जब जिम्मेवारी संभालता है तो एक घर को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रिश्ते हल्के में 106 गांव, इतने शहर, इतनी कॉलोनियां, हर घर पे जाकर के दुख सुख के साथी बनने का काम करते हैं। और आज मंच पे जब भी मेरा मिलना होता है, 7-8 साल से मेरा परिचय है,
मेरी माँ के सम्मान जब भी मुझे मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती है, अनीता बेटा मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। निर्मला विरागी जी हर जाति धर्म से ऊपर उठ करके हर बेटा और बेटियों का हौसला बढ़ाने का काम करती है। ऐसी मेरी माँ के सम्मान नारी बेटी है। मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, मंच पे उपस्थित सभी लोग। लेकिन मैं कुछ बातें यहाँ पे रखना चाहूंगी। मैं मेरे जीवन से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। मेरी माँ 28 साल की विधवा हो गई थी और 28 साल की उम्र में मैंने वो जीवन में कष्ट देखे हैं जो सोच नहीं सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ताऊ देवीलाल ने तनख्वाह बांधी 100 रुपए और वह तनख्वाह कांग्रेस सरकार में 30 साल तक कितनी हुई? 750। 2014 में सरकार गई, 750 रुपए थे। लेकिन बीजेपी सरकार का 10 साल का शासन है और आज कितनी तनख्वाह विधवा और बुढ़ापा? आप मेरे को एक बार ऊंची आवाज में कोई बता सकता है कितनी है? आज 3000 रुपए हर व्यक्ति के, जितने भी विधवा और बुढ़ापा पेंशन है हर व्यक्ति के अकाउंट में आती है। कितनी गुना बढ़ी? आप मेरे को बताने का प्रयास करें। 4 गुना तनख्वाह बढ़ी। एक एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल, मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने ठोकरें खाई है, विधवा औरत की बेटी हूँ। जब वो तनख्वाह लेने के लिए जाती थी तो घर से निकलती थी तो हजारों ताने, क्योंकि परला बगड़ में जाकर सरपंच का घर और उस गली तक, उस घर तक जब जाती थी तो पता नहीं कितनी आवाजें सुननी पड़ती थी। क्योंकि आज से 25-30 साल पहले अगर कोई विधवा औरत बाहर घर से निकलती है तो कितने ताने उसको सहने पड़ते हैं, कितनी सारी चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता है, कितनी सारी बातें उसको सहनी पड़ती है। वो सब बातें सह करके जब सरपंच के घर पहुंचती थी तो सरपंच कहता था, ताई तनख्वाह को नहीं आई। अरे बेटा तनख्वाह कहते को नहीं आई? ताई 5-6 को नहीं आई। पटवारी पर पूछती, पटवारी कहता 5-6 नहीं आई। उसका कारण क्या था कि सारी गोड़ मोड़ करके आप समझ सकते हो कहाँ चली जाती थी। लेकिन आज पोर्टल का जमाना आया, आज पारदर्शिता आई और आज सारी चीज शीशे की तरह है। आज आपके अकाउंट में वो पैसे आप 1 महीने में निकाल ले, 6 महीने में निकाल ले, 1 साल में निकाल ले, वो आपके सुरक्षित है। ये कितनी बड़ी बात है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दूसरी बात, मैं विधवा माँ की बेटी हूँ। मैंने नौकरियों के लिए धक्के खाए, ना मेरी किसी नेता के साथ जान पहचान थी, ना मेरा कोई घर में पैसे का जुगाड़ था, ना मेरी कोई इतने बड़े लोगों के साथ बैठने उठने की कोई जान पहचान, ना मेरा परिवार का चाचे ताऊ भोले बाड़े। लेकिन मैं अपनी विधवा माँ को उठा करके उन नेताओं के दरवाजे पे गई और वो जो आलोचना, वो जो मैंने गालियां, वो जो उनका व्यवहार, वो मेरे हृदय के अंदर है। आज मैं घरोंडा में एक बात कह के जाती हूँ, मेरी एक किताब लिखूंगी और उसके अंदर लिखूंगी कि हमारे इतिहास में नेताओं का कैसा कैसा व्यवहार रहा है, वो मैंने अपने हृदय के अंदर समाया हुआ है। एक विधवा औरत जब किसी के दरवाजे पे जाती है, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को उठा करके कितना अपमान सहती थी। आज से 10 साल पहले वो दर्द ये बेटी जानती है। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ। लेकिन मैं भला मनाती हूँ इस करनाल का कि आपने मनोहर लाल जैसा सीएम दिया, जिन्होंने इतना अच्छा नेतृत्व दे करके आज पर्ची खर्ची खत्म करके आज गरीब के बेटा बेटी को भी एक अच्छा पद लेने के लिए आपने तैयार कर दिया है। आज पर्ची खर्चे मिटा करके आज आपने उन बच्चों को हक दिया है जो विधवा माँ का बेटा बेटी है, जो गरीब मजदूर का बेटा बेटी है, जो गरीब किसान का बेटा बेटी है। आज बिना पर्ची खर्ची के एक बच्चा टेस्ट देता है, किताब उठाता है, किताब पढ़ता है। मैं तो एक बात कहती हूँ, मेरे युवा भाई बैठे हैं, किताब पढ़ना आसान काम है, किसी के सामने हाथ फैलाना बहुत मुश्किल काम है। और आज गर्व के साथ कहती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने हम बच्चों को, हम गरीब के बच्चों को वो हक दिया है जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आपके पाँव में जूते हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताब होनी चाहिए। घरोंडा की जनता ने बहुत ही ममता, स्नेह और प्यार से और सम्मान से इनको नाम दिया विकास पुरुष। ऐसे हमारे हरविंदर कल्याण भाई और अभी अभी जो एक बच्ची आपके सामने, अपना भी, सरकार का भी, सभी
तरह का अपना जो संघर्ष है वो आपके सामने रख के गई। और कहते हैं ना कि एक आप सब लोगों ने देख पढ़ा होगा, सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़े निशान। अरे पत्थर पर निशान कैसे पड़ सकते हैं भाई? रस्सी जो है पत्थर पर निशान कर सकती है क्या? लेकिन क्या है, हुआ। और क्या हुआ? अभ्यास से हुआ, संघर्ष से हुआ और लगातार प्रयास से हुआ। तो ऐसी हमारी शख्सियत, हमारी बहन, मेरी बेटी, और मेरा परिचय आज से नहीं, इसका बहुत साल पहले से मेरा परिचय है इससे। ये मेरी बेटी समान है, ऐसी अनिता कुंडू, इनके लिए भी आज बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आशीर्वाद। और उनके साथ हमारे यहाँ के भाई, यहाँ की सरदारी बैठी है, हमारे समाज की, यानी कि हमारे राजपूत समाज की सरदारी बैठी है, और उन्हीं के भाई सरपंच साहब और यहाँ के पूर्व सरपंच भाई संजीव जी, और मेरे सामने बैठे मेरी बहुत ही लाडली प्यारी और मेरी सभी बहनें, और मेरे इधर बैठे बहुत ही सम्मानीय और बहुत ही प्रिय हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, इन सबको इस चुनावी सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम सभी हमारे हर दिल अजीज नेता, भारतवर्ष के करोड़ों युवाओं की दिलों की धड़कन भाई अनुराग ठाकुर जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज पूरे देश के अंदर जो 10 वर्षों से एक बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ, उस बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अनुराग ठाकुर जी ने भी निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही विश्वसनीय और एक मजबूत कंधे की तरह उन्होंने लगातार 10 वर्षों तक राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा की है, युवाओं का मार्गदर्शन किया है। आज हमारे देश के युवा अनुराग ठाकुर जी की तरफ लगातार देखते हैं। भविष्य का एक बड़ा नेतृत्व उनके अंदर हम सब देखते हैं, और आने वाले समय में हमारे देश को आगे बढ़ाने में अनुराग ठाकुर जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मैं आज घरौंडा विधानसभा में पहुंचने पर अनुराग ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और जोर का जयकारा सभी उनके लिए लगाएंगे। सभी मिलकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री अनुराग ठाकुर। और आप सबसे, क्योंकि मैं आज आपके बीच में एक प्रत्याशी के रूप में हूँ, आप सबसे आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। 5 तारीख को हम सब ने मिलकर एक बड़ा कमल हरियाणा में भी तीसरी बार खिलाना है, और नए सैनी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार हम सब ने मिलकर बनानी है। नायक जी को मुख्यमंत्री बनाना है और हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक जी। मैं हमारे की
नाश्ता नुश्ता करके आए कि नहीं आए? ज्यादा जल्दी तो नहीं बुला लिया बहन जी? जो जो हरविंदर कल्याण जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नायब सैनी जी के साथ है, और जिनका पूरा परिवार वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है, वो दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठियां बंद करके एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? आवाज आई ना ज्यादा? अब देखो पूरी टीम के रूप में काम करेंगे तो कैसे ताकतवर लगेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वो सफेद टी शर्ट वाला भाई मेरा, कंधे पे टॉवल भी रखा है, जो पीछे मुड़ के देख रहा है, नीली नीली ऊपर निशान है शर्ट पे। कैमरे में नजर आ जाएगा भाई कि हाथ नहीं उठे, तगड़ा खूब है। ठीक है सारे? ताऊ भी मेरा इधर बैठे, देखो हाथ नहीं उठे थे। वोट तो पक्का है, लेकिन पूरे परिवार का जरा एक साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, हरविंदर कल्याण जिंदाबाद, हरविंदर कल्याण जिंदाबाद। भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई हरविंदर कल्याण जी के लिए आपका वोट, सहयोग, समर्थन मांगने के लिए, और सुबह 9:30 10 बजे कोई सभा हो जाए ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ये शानदार सभा भी और ट्रैक्टर रैली भी आपने करने की तैयारी की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। साथियों, रोज आपकी एक के बाद दूसरी मीटिंगें हो रही, लेकिन हमारा एक बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में अगर आप पिछले 25 साल का खाका उठाकर देखेंगे, जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, यानी कि जिसकी देश में सरकार होती है, उसी की हरियाणा में सरकार होती है। 2004 से 14 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तो हरियाणा में भी कांग्रेस की रही। 14 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, हरियाणा में भी थी। अब तीसरी बार हैट्रिक लगाकर मोदी की सरकार आपने दिल्ली में बनाई, अब हैट्रिक हरियाणा में भी लगाओ, तीसरी बार कमल खिलाओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। हैट्रिक वहां तो है ही, तीसरी बार हरविंदर कल्याण जी को भी जिताओ और बड़े काम और बड़े जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़ाओ मेरे भाई और बहन। साथियों, आज लड़ाई किसमें है? मैं लड़ाई की बात ईरान इजराइल की, या फिर हमास और इजराइल की, या फिर यूक्रेन रशिया की बात नहीं कर रहा। वो तो अपने आप में एक चिंता का विषय दुनिया के सामने है। कहीं वहां से आग और भड़की, लड़ाई और आगे बढ़ी, तो इन सारे देशों में लड़ाई फैलते ज्यादा समय नहीं लगेगा, और वही देश बचेंगे जहां की सेना मजबूत है, जहां के नेतृत्व मजबूत है। आपने देखा कांग्रेस की सरकारें थी, हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं 10-10 जगह पर बम फूटते थे। 26/11 का हमला होता था, कसाब आकर कसाईयों की तरह मारता था, लेकिन कांग्रेस की सरकारें कुछ नहीं करती थी। लेकिन 10 साल से मोदी की सरकार है, आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम भी कर दिया, और आतंकवाद ने फन उठाया तो आतंकवादियों को घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की है हमारे सैनिकों ने, तो ये भी ताकत हमारी से। लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत के सैनिकों ने आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में ध्वस्त क्यों किया। मैं हरियाणा की जनता से पूछता हूं, आतंकवाद खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई हाथ खड़ा करके बताना भाई,
आतंकवाद खत्म करना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक ठीक की थी। तो राहुल गांधी को कोई समझाए कि हरियाणा के पूरी भारत की सेना में एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कांग्रेस की 10 साल सरकार रही 2004 से 14, प्रदेश में भी देश में भी। हरविंदर जी, इन्होंने हमारी सेना मांगती रही बुलेट प्रूफ जैकेट, लड़ाकू विमान, लेटेस्ट हथियार, स्नो सूट, स्नो बूट, इन्होंने कुछ नहीं दिया। हमारी सेना के जवान हेमराज का गला रेत कर ले गए थे पाकिस्तान के लोग, भूले तो नहीं आप लोग? कांग्रेस की सरकार सोई रही, इसने हमारी सेना को नहीं कहा कि आप जाओ कुछ करो। 26/11 के हमले के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हरियाणा की ही कंपनी ने 2.5 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर हमारे सैनिकों को देने का काम किया है। हमने आत्मनिर्भर भारत भी बनाया और भारत को शक्तिशाली और सशक्त भी बनाया, सुरक्षित भी बनाया है। मोदी जी ने 2013 में कहा था कि कांग्रेस ने 40 साल 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया पूर्व सैनिकों को, मेरी सरकार आएगी तो देगी। मैं सीना ठोक कर कहता हूं, जो कांग्रेस नहीं कर पाई मोदी ने 4 साल में किया। हमने 1,20,000 करोड़ रुपया खर्च करके 1,20,000 करोड़ खर्च करके 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों को दिया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। अरे साथियों, दुनिया का लेटेस्ट लड़ाकू विमान राफेल हमने खरीदा भी, और हिंदुस्तान की धरती में सबसे पहले कहीं पर उतरा तो मेरे हरियाणा के अंबाला पे उस लड़ाकू विमान को लाने का काम किया है। यही नहीं, मेरी 26 जनवरी की परेड जब देश की होती है तो भारत की बेटियां आज हर टुकड़ी का नेतृत्व करती चलती हैं। लेकिन आज से 10 साल पहले हरियाणा में क्या हालत थी? 810 लड़कियां थी 1000 लड़कों के मुकाबले। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं हरियाणा की माताओं बहनों का धन्यवाद करता हूं। आपने बेटियों को बचाया भी, पढ़ाया भी, आगे बढ़ाया भी। आज 950 बेटियां 1000 लड़कों के मुकाबले हैं। बेटी बची भी है, पढ़ी भी है, और आज सेना से लेकर खेलकूद के क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर कल्पना चावला जैसी बेटी ने तो दुनिया में नाम रोशन किया। आज भारतीय सेना से लेकर हवाई जहाज उड़ाने वाली बेटियां भी हमारे हरियाणा से भारतीय समाज को आगे भारत का नाम रोशन कर रही हैं। ये कैसे संभव हो पाया? ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सोच नहीं, सरकार के साथ साथ समाज ने भी संकल्प लिया था। भाई हरविंदर जी, कांग्रेस की सरकार के समय किसानों की जमीन को किस तरह से लूटा हुडा जी, गिद्ध की तरह पैनी निगाहें रखते थे, गिद्ध की तरह। किस किस किसान की जमीन लेनी है, औने पौने दाम पे लेनी है, और औने पौने दाम पे लेने के साथ साथ इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये बड़े बड़े व्यापारियों को जमीनें दे दी और किसानों को दाम तक नहीं दिए, 2-2 रुपये तक भी उनकी जमीन ले ली। साथियों, मैं आपको पूछता हूं, क्या हुड्डा वापस आएंगे तो किसानों की जमीन छोड़ेंगे कि हड़पेंगे? क्या करेंगे भाई? क्या लगता है आपको? अरे 1500 करोड़ रुपए का अभी तक घोटाले का आरोप है, ईडी जांच कर रही है। इनके उसी ऐसे एक और मुकदमे में आपके साथ लगते क्षेत्र के ही कांग्रेस के उम्मीदवार को, पूर्व विधायक को, उसको भी अब गिरफ्तारी के वारंट आ गए हैं। कांग्रेस जब आई, इन्होंने रसमलाई खाई, इन्होंने खर्ची और पर्ची पर नौकरियां दिलाई, इन्होंने दलितों का उत्पीड़न करके अपनी सरकार चलाई। ये कैसे करेंगे कांग्रेस हरियाणा की भलाई? ये कभी नहीं करेंगे। ये आएंगे तो जैसे असंध के कांग्रेस के नेता ने कहा, मैं पहले अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का घर भरूंगा, फिर पार्टी वालों का घर भरूंगा, आपका घर खाली करूंगा और अपना घर भरूंगा। अरे भाई और बहनों, ये कांग्रेसी है, ये कांग्रेसी है। हुड्डा जी की सरकार दलाल और दमाद की सरकार थी, दलितों का उत्पीड़न था। मिर्चपुर की घटना को याद करो,
18 दलितों के घरों को आग से जला दिया गया, मिट्टी कर दिया गया, राख कर दिया गया। 19 दलित बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार हुए। हुड्डा जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई। देश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न, दलित और ट्राइबल बेटे बेटी बच्चियों के साथ उनका बलात्कार, उनकी हत्या के मामले कांग्रेस की सरकार राजस्थान में हुए। दलितों के उत्पीड़न की प्रयोगशाला किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को बनाया, उसके बाद राजस्थान को बनाया। अगर फिर कांग्रेस आती है तो दलितों का उत्पीड़न होगा। अरे पहले अशोक तंवर की हालत देख लीजिए क्या की थी, अब बहन शैलजा कुमारी की क्या हालत कर दी है। कांग्रेस के राज में दलितों के लिए कुछ नहीं है। और मैं एक बात आपको और कहूं, कांग्रेसियों ने मन बना लिया है कि आएंगे तो अपना घर भरेंगे। जैसे पिछली हुड्डा की सरकार में दलाल और दामाद का जलवाए जलाल था, अब अगले 5 साल भी अगर कांग्रेस आती है तो ये अपना घर भरेंगे। दलालों और दामादों की लॉटरी लगेगी, आम जनता को अपने घर पे ही बैठना पड़ेगा। मैं आपके इसी इलाके में पूछता हूं, इस विधानसभा का जहां तक मुझे पता है 3300 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां मिली। नौकरी तो मिली, क्या खर्चा करना पड़ा, क्या पर्ची पे सिफारिश लगानी पड़ी? अरे कांग्रेस का विधायक NIT फरीदाबाद का कहता है 50 वोट पे एक नौकरी देगा। मान लो 50 वोट 11 घरों से आए या 12 घरों से आए तो 12 घरों में किसे घर को देगा? भाई पहले बता, 50 वोट वाले को। और ये कहां लिखा है कि 50 वोट पे एक नौकरी मिलनी चाहिए? और हुड्डा जी राहुल गांधी से मैं 5 दिनों से पूछ रहा हूं, क्या कोटा दे दिया है? ये 2000 नौकरी का कोटे का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब खर्ची पर्ची का काम। अरे ये लोग आज से उगराई करनी शुरू कर दी, फर्जी फॉर्म भराने शुरू कर दिए। कल्याण जी, इन्होंने तो हिमाचल प्रदेश में फर्जी फॉर्म भराए और अभी चुनाव का पोलिंग होकर हटी, अगले दिन कूड़ेदान भरे पड़े थे फॉर्मों के साथ। जनता ने पूछा फॉर्म यहां क्यों पड़े? तो उन्होंने कहा अब तो चुनाव हो गया। उन्होंने कहा भाई आपने तो फॉर्म भराए थे कि हमें 1500 रुपए महीना दोगे, 300 रुपए यूनिट बिजली के मुफ्त दोगे, 2 रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदोगे, हमें पानी मुफ्त में दोगे, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम दोगे, ना जाने क्या क्या वायदे किए थे। कहा था सेब मुंह मांगे दाम पे खरीदेंगे। साथियों, कांग्रेस की 10 गारंटियां थी, 10 में से एक गारंटी भी हिमाचल प्रदेश में पूरी नहीं हुई। हमारी सरकार जो 125 यूनिट बिजली के मुफ्त देती थी, कांग्रेस ने आके वो भी खत्म कर दिया। 300 यूनिट तो छोड़ो, अब बिजली का सेस लगा दिया, मिल्क सेस, पर्यावरण सेस लगा दिया, पानी पर 100 रुपए का सेस लगा दिया। 300 यूनिट तो गए ही गए, गोबर के ढेर लगे पड़े, बड़े बड़े पहाड़ बन गए, किसी ने गोबर खरीदा नहीं। सेब की यह हालत थी कि पानी में सेब बहाने पड़े, कोई ढोने वाला नहीं था। हिमाचल की जनता इतनी ठगी गई कि जो पेंशन के सहारे अपना घर चलाते थे उनको 10-10 तारीख तक पेंशन नहीं मिली। और इस महीने कहते पेंशन नहीं मिलेगी हिमाचल वालों को, जो त्योहार का सीजन है। सरकारी कर्मचारियों को पिछले महीने तनख्वाह बड़ी लेट मिली। हिमाचल प्रदेश को दिवालियेपन की और कांग्रेस लेके जा रही है। आपको हरियाणा आगे बढ़ाना है कि दिवालियापन करवाना है? भाई एक तरह बोलो, मैं सीधा पूछता हूं, हरियाणा का दिवालियापन निकलवाना है? थोड़ा सोच के बताना भाई। जिसको हरियाणा का दिवालियापन निकलवाना है वो कांग्रेस को वोट कर दो। जिसको मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा आगे बढ़ाना है तो उसको कमल का फूल खिलाना है, हरविंदर कल्याण को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। अरे साथियों, हरियाणा में कांग्रेस क्या करेगी? यहां तो हरियाणा में एक बापू बेटे को सेट करने में लगा है और हरियाणा को अपसेट करने में लगा है।
वो बेटा सेट होगा नहीं होगा, लेकिन बहन नाराज जरूर हो गई है। राहुल गांधी जी एक सभा में दोनों का हाथ मिलाते हैं, फिर दोनों जाके दूसरी दूसरी दिशाओं में चले जाते हैं, क्योंकि हुड्डा जी कहते दलितों का मेरे मंच पे कोई काम नहीं है भाई। और राहुल गांधी जी ने तो बोल ही दिया कि वो आरक्षण को ही कहते मैं खत्म कर दूंगा। अरे साथियों, नेहरू जी ने भी आरक्षण नहीं देना चाहा, इंदिरा जी ने भी नहीं देना चाहा, राजीव गांधी भी विरोध करते रहे, ये तो वीपी सिंह जी देकर गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए तो जो अगड़ी जातियां हैं उनके भी आर्थिक रूप से कमजोर जो भाई बहन है उनको 10% आरक्षण दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हमने किसी का छीना नहीं बल्कि साथ में देने का काम किया। साथियों, जितनी मेरी बहनें, इनको 2100 रुपया महीना हर महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और 500 रुपए में सिलेंडर भी देगी। आजकल कांग्रेसी कहते हैं कि वो भी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे कांग्रेस वालों, 60 साल आपने राज किया, आप गरीब माताओं बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर नहीं दे पाए थे। ये तो मोदी सरकार आई तो जाके 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मोदी सरकार ने दिए। 13 करोड़ घरों को टॉयलेट बनाकर दिए। 4 करोड़ पक्के मकान हमने गरीबों को बनाकर दिए। 13 करोड़ घरों को नल से जल हमने पिछले 10 सालों में दिया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में हमने दिया। 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में हमने दिया और आगे भी अनाज मुफ्त में देंगे। 5 लाख का इलाज 70 साल से ज्यादा वालों को मुफ्त में देंगे और सभी हरियाणा वासियों को 10 लाख रुपए का इलाज भी मुफ्त में देगी भारतीय जनता पार्टी। आपको डायलिसिस की सुविधा मुफ्त, आपको डायग्नोज यानी कि जांच भी मुफ्त, इलाज भी मुफ्त, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और अगर अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाओगे, जैसे वो सामने दिखता है पानी गर्म करने के लिए, वो बिजली पैदा करने के लिए लगाओगे, तो आपको 300 यूनिट बिजली के भी मुफ्त मिलेंगे और जो फालतू बिजली पैदा होगी उसको सरकार खरीदेगी। बिजली का बिल भी जीरो, इलाज का बिल भी जीरो और साथ ही साथ पानी भी हर घर तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। साथियों, ये भाजपा की सरकार है जो जाति नहीं देखती, धर्म नहीं देखती है, सबका साथ सबका विकास करने का काम करती है। लेकिन राहुल गांधी जी ने टिकट किसको दी? ममन खान को दी, जिसने नू में दंगे फैलाए थे नहीं फैलाए थे? पता है इस तरह वालों को कि नहीं पता भाई? किस किस को पता नू में दंगे हुए थे? आपको उस बेटी की तो भूला नहीं होगा जिसकी हत्या कर दी थी। क्षत्रिय समाज से बेटी थी, उसके पीछे पीछे पड़े रहे, क्या नहीं किया। और अभी भी नू में जो हुआ वो आप भूले तो नहीं हो। और वो दंगे कराने वालों को इन्होंने टिकट दे दी साथ। अब इनका पूरी मंशा ऐसी है जैसे धारा 370 कहते वापिस जम्मू कश्मीर में लाएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर में हरियाणा से जाने वाले सैनिक और शहीद हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो चाहते हैं वहां पर फिर खून खराबा हो, फिर पथराव हो, फिर गोलियां चले, फिर आतंकवाद बढ़े। धारा 370 जब तक थी तब तक यही था वहां पर। आज मोदी जी ने धारा 370 हटाई है तो पिछले 5 सालों में एक भी पत्थर की घटना नहीं हुई, कोई पत्थर नहीं फेंक पाया। कल्याण भाई, वहां का कल्याण इतना हुआ है कि धारा 370 हटने के बाद जिस लाल चौक पर कांग्रेस का गृह मंत्री दिल्ली का सुशील कुमार शिंदे नहीं जा पाए थे, वहां पर आज हरियाणा का, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जाएगा, कोई सुरक्षा ले जाने की जरूरत नहीं। आज उस लाल चौक पर भी तिरंगा झंडा फहराता है मेरे साथियों, तिरंगा झंडा फहराता है। ये क्यों हुआ? ये तब हुआ जब एक ईमानदार और ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला। लेकिन कांग्रेस के लोग आएंगे तो अपने घर भरने में लग जाएंगे। मैं थोड़ा सा उदाहरण 2 मिनट और लूंगा। जब 2014 में हमारी सरकार बनी, उस समय देश के खजाने में कितने पैसे थे? आजादी से पहले से लेकर 60 साल बाद, 70 साल बाद तक मात्र $320 बिलियन।
320 बिलियन डॉलर का मतलब है 2.5 लाख करोड़ की रकम। आज 320 से बढ़ाकर 690 बिलियन डॉलर कर दिए, लगभग 5.5-6 लाख करोड़ रुपया कर दिया है। बहन जी, जितने 60 साल में खजाना भरा, मोदी ने उतना 10 साल में भर के दिया है। तो कौन ठीक है? गांधी परिवार जिसने लूटा देश को, कि गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जिसने गरीबों का भला भी किया और देश का खजाना भी भरा। हमारा देश 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। आप तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाओ, हम अगले 3 साल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। और जब भारत अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तो हम 3 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में और पक्के मकान बना कर देंगे। साथियों, ये भी हमारा वायदा है। लेकिन हरियाणा वालों, आपके लिए तो 100 गज का प्लॉट जरूरतमंद और गरीब को हमने पहले भी दिया, आगे भी 100 गज का प्लॉट भी देंगे और 5 लाख रुपया 2 कमरों का मकान बनाने के लिए भी देगी भारतीय जनता पार्टी। और मेरे नौजवान भाइयों, अगर इस विधानसभा में 3300 से ज्यादा सरकारी नौकरियां लग सकती हैं, तो अगले 5 सालों में तैयारी कर लो, कमर कस लो। 5 सालों में 2 लाख नौकरियां बगैर खर्ची पर्ची के देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी नौकरी मिलेगी। और जो फौज में जाना चाहता है, उसको मोदी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर बनेगा, उसको 100% सरकारी नौकरी भी मिलेगी और पेंशन भी देने का प्रावधान किया जाएगा। मेरे साथियों, अरे कांग्रेसी क्या देंगे जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया, लड़ाकू विमान नहीं दिया, लेटेस्ट हथियार नहीं दिया। ये तो दलालियां खाते रहे। पंडित नेहरू की सरकार से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी की सरकार तक कांग्रेसियों ने दलाली खाई। और मैं खुले में बोलता हूं, ये गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने हर रक्षा सौदे में दलाली खाई। आज तक मुकदमे इनके ऊपर चलते हैं। आपकी हुड्डा की सरकार थी, नेशनल हेरिटेज जमीन घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मुझे। हरियाणा वालों की हजारों करोड़ रुपए की जमीन इन नेहरू गांधी परिवार को दे दी। साहब, किस आधार पर दे दी? क्यों दे दी? क्या किया इन्होंने देश के लिए? जिन्होंने देश के लिए शहादत दी उनको तो भूल गए, लेकिन एक परिवार की 4-4 पीढ़ियों ने राज किया, अपना घर भरा। आज राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं सरदारों को पगड़ी पहननी मना, कड़ा पहनना मना, कृपाण पहननी मना, दाढ़ी रखनी मना है। मैं खुले में पूछता हूं, क्या किसी सरदार को मना किया हमने? क्या? अरे झूठ की फैक्ट्री है राहुल गांधी जी, नफरत फैलाने वाले राहुल गांधी जी, देश को अपमानित करने वाले राहुल गांधी जी। अरे राहुल गांधी जी, थोड़ा तो सोचो। आपके पिता राजीव गांधी के नाक तले सरदारों के गले में टायर डालकर उनको जिंदा जलाया था। उनके केश काटे थे 84 के दंगों में। सिखों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, उनकी करपान ने कड़े खुलवा दिए थे। वहां पर ब्लू स्टार ऑपरेशन आपकी सरकार के समय हुआ, भाजपा के समय नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार जैसे कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एसआईटी की जांच बिठाई तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आकर बिठाई है। आज जेल में डालने का काम भी हो रहा है। साथियों, हमने गुरु नानक देव जी का, गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाशोत्सव मनाया, साहबजादों की शहादत पर वीर बाल दिवस मनाया, करतारपुर लांगा, करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया। अरे कांग्रेसी सपने में नहीं सोच सकते थे हमने उससे ज्यादा मान सम्मान सिख समुदाय को देने का काम किया। हमने सबको साथ में लेकर चले, कभी जाति धर्म पर किसी को बांटा नहीं। और आपने भी हरविंदर जी का काम करते देखा है। इनके 10 साल जब ये विधायक रहे, कभी ये नहीं पूछा कौन किस जाति से अगड़ा है, पिछड़ा है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है। इन्होंने तो सबके लिए एक बराबर काम किया, सबके कल्याण के लिए काम किया। अगर हमारे इस क्षेत्र का कल्याण करवाना है तो हरविंदर कल्याण को जिताकर कमल का फूल खिलाना है मेरे भाई। अगर मन पक्का कर लिया हरविंदर कल्याण जी को जलाने का, तो मेरे साथ बोले भारत माता की। वो 3 भाई, एक ने सफेद शर्ट पहनी, बिल्कुल पीछे बाल थोड़े कम मुझे नजर आ रहे हैं उनके, दाढ़ी है, पीछे मुड़ के देख रहे, मैं आपको ही कह रहा हूं, कमर पे हाथ है। हाँ भैया, आप ही तो कैमरे में तो पता चल जाएगा कौन कौन वोट देने के लिए तैयार है।
जो मेरी बहनें वहां पर बैठी हैं वो भी साथ में, जो मंच, आप मंच वालों पे नजर रखना भाई, ये भी साथ में ना पक्के सारे, इनके भी हाथ खड़े होते कि नहीं होते, ठीक है, मंडली भी साथ में, ठीक है। भारत माता की सोचो किसका एक वो सफेद शर्ट वाले बाबूजी हमारे कान पे फोन लगाया है। फोन तो वोटिंग वाले दिन भी ऐसा होगा, किसी का फोन आएगा, वोट निकल जाएगा साहब। सबसे पहले वोट डालना है, और ये जो कान पे फोन लगाया था, अगले 3 दिन कान पे फोन लगाना है। जितने नंबर फोन में है सबको फोन मिलाना, चाहे इस विधानसभा क्षेत्र का कहीं का घरौंडा का कहीं का हो, बोलिए जहां भी हो कमल का बटन दबा दो। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, हर वोटर को कमल का फूल दिखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और सबका नाम लूंगा, नीली टी शर्ट वाले के पीछे ऐसे गर्दन में हाथ रख के बैठे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। आपकी तालियों की आवाज भी साथ में आए भाई। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हरिंदर कल्याण जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हरिंदर कल्याण जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हरिंदर कल्याण जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, कल्याण जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हरिंदर 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 कल्याण जैसा हो। आप कल्याण जी को जिताइए और पूरे इलाके के कल्याण के लिए लगाइए और हरियाणा का कल्याण करवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमल का फूल खिलाइए। जय भारत, जय हरियाणा। कांग्रेस ने हिमाचल का बेड़ा गर्क कर दिया, दिवालियापन की ओर ले जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल पा रही पेंशनर्स को, और वहीं पर जो 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, किसी एक व्यक्ति से नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त देने थे, एक भी व्यक्ति को नहीं दिया। उल्टा 125 यूनिट बंद कर दिए उन्होंने। और यही नहीं, इसके अलावा जो पानी था उसके ऊपर भी सेस लगा दिया है। एक के बाद दूसरी जो वायदे किए थे सब पे मुकर गए हैं। 10 की 10 गारंटियां कांग्रेस की फेल हो गई और हिमाचल को दिवालियापन की ओर ले जा रहे हैं। और हरियाणा में भी फर्जी फॉर्म भराने का काम कांग्रेस कर रही हो। हरियाणा वालों जाग जाओ, ये वही कांग्रेस है जो खटाखट करके 1 लाख रुपए देने की बात कहती थी। आपको 1 लाख रुपया नहीं मिला, कांग्रेस का फर्जी नारा था, और आज कांग्रेस एक फर्जी पार्टी बन के रह गई। क्या स्थिति आज पूरे हरियाणा में आप घूम रहे हैं? हरियाणा में सब तरफ कमल खिलता नजर आता है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती नजर आती है। हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार विधायक बन के अपने क्षेत्र का कल्याण करेंगे हरविंदर कल्याण जी।